अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं कि अब 100 रुपए पर 100 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर तमाम टैक्सेस बहाल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज आज फैसला सुनाया। 12 जून की बात है, गुज़श्ता साल ये फैसला जारी किया गया था। हुक्म इम्तनाई जो था वो वापस लिया गया है और मोबाइल फोन कंपनीज ने और वफाकी हुकूमत ने एक रिट कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में 184(3) से मुतालिक कि अज खुद नोटिस केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट ये मामला देख सकती है टैक्सेस वाला या नहीं, जिस पर आज ये महफूज फैसला सुनाया गया। तो अदालत ने वफाक और सूबों के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, जिसे कुछ देर बाद सुनाया गया और अदालत ने अपने फैसले में मोबाइल फोन कार्ड पर मुअत्तल किए गए तमाम टैक्सेस बहाल कर दिए। फैसले में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट टैक्सों के मामले में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। 184(3) यानी अज खुद नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार, उस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने यह फैसला किया था कि टैक्सेस ना लगाए जाएं। जो मोबाइल फोन कार्ड पर 100 रुपए का कार्ड लोड करने पर 74 रुपए मिलते हैं, तो पूरा 100 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ सूबों और वफाक के वकला ने रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट से और कहा था, एक कानूनी नुक्ता उठाया था। वो नुक्ता यह था कि क्या सुओ मोटो केसेस में, आज खुद नोटिस वाले केसेस में, क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि टैक्स के हवाले से कोई भी फैसला करे। तो आज ये महफूज फैसला सुनाया गया, जो गुज़श्ता साल 12 जून को जारी करदा हुक्म इम्तनाई वापस लिया गया। तो अब यह कहा गया कि 100 रुपये पर 100 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत को इख्तियार है टैक्सेस लगाने का और कोर्ट टैक्सेस के हवाले से इख्तियार नहीं रखती। आज के फैसले में कहा गया। मजीद क्या इस फैसले में है, ये अपने नुमाइंदे अमजद भट्टी से जानेंगे। अमजद भट्टी, बताइएगा, शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया, क्या है उसमें? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मोबाइल फोन कंपनियों की जानिब से जो मोबाइल कार्ड्स पर टैक्स का कटौती का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म के जरिए वो जो टैक्स वसूल किया जा रहा था उस टैक्स के वसूली से रोक दिया गया था। इस हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तसर फैसला सुनाया है, उसमें अदालत ने तमाम जो टैक्स हैं उनको बहाल कर दिया है। और अदालत ने मुख्तसर फैसले में यह भी करार दिया है कि पब्लिक रेवेन्यू और टैक्स मामलात पर मुदाखलत किए बगैर, यानी अदालत पब्लिक रेवेन्यू और टैक्स के मामलात पर कोई मुदाखलत नहीं करेगी, इसीलिए मुदाखलत किए बगैर अब अदालत इस केस को निपटा रही है। इस वाले से जो आज एक और मामला भी सामने आया कि जिस वक्त टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वकील हैं, उनका ये कहना था कि जो हमसे पैसे जो पैसे हमने वसूल नहीं किए, उसकी रिकवरी का क्या मामला होगा। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यह मामला हमारे सामने नहीं है, रिकवरी का मामला अदालत नहीं देखेगी। बहरहाल अब अदालत ने तमाम टैक्सेस जो हैं वो बहाल कर दिए हैं और मुख्तसर फैसले में यह करार दिया है कि पब्लिक रेवेन्यू और टैक्स मामलात पर अदालत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। अब इससे क्या मुराद है अमजद भट्टी, ये बताइएगा कि वो जो रिकवरी करनी है, जितना अरसा ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं हुए, मोबाइल फोन कंपनीज क्या उतने अरसे के टैक्सेस सार्फिन से इकट्ठा करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये मामला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जब सुनाया गया तो ये सवाल उठाया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है उनके वकील ने कि अब जो जितना अरसा ये जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था, ये टैक्स रिकवरी का मामला मुअत्तर रहा था, तो इस पर अब उसकी रिकवरी हम किससे करेंगे। लेकिन अदालत ने इस मामले पे जो है वो बिल्कुल, अदालत ने इस मामले पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि रिकवरी का मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच के सामने नहीं है, इसलिए अदालत इस मामले को नहीं देखेगी। नहीं, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आज जब दलाइल जारी थे और उसमें उन्होंने कहा कि इतने अरसे से जो टैक्सेस हमने नहीं लिए, इसकी रिकवरी हम किससे करेंगे, तो क्या ये हुकूमतों को टैक्सेस जमा कराते रहे मोबाइल फोन कंपनीज वाले इस दौरान? देखें, इसमें जो है वो इस वाले से जहां तक वो टैक्सेस का मामला है तो जमा तो नहीं करवाए गए, लेकिन आज जिस टाइम तमाम सूबों के जो सूबाई हुकूमतों के जो वकील हैं, आज उन्होंने अदालत को बताया है कि इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि गुज़श्ता साल तो जो है वो पंजाब हुकूमत को 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ था और रवां साल ये नुकसान 23 अरब रुपए का है। और उस वाले से उन्होंने कहा था कि क्या ये फैसला अगर हमारे हक पर आया तो हम इस नुकसान की जो है वो तलाफी भी चाहेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये रिकवरी आपने अदालत से करनी है, क्योंकि टैक्स कटौती से तो अदालत ने रोका था। अब ये मामला जो है इस एक सवाल उठ गया है इस वाले से कि आया जो सूबाई हुकूमतों को नुकसान हुआ है टैक्स की वसूली के हवाले से या मोबाइल कंपनियों को, तो उसकी रिकवरी कौन करेगा। अदालत ने तो, चीफ जस्टिस ने तो आज एक लाइट से अंदाज में ये तो कहा कि इसका मतलब ये है कि आप अदालत से नुकसान पूरा करेंगे क्योंकि अदालत ने टैक्स की वसूली से रोका था। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अदालत इस मामले को नहीं देखेगी और रिकवरी का कोई मामला जो है अदालत के सामने है भी नहीं।
ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक अब जो रिकवरी का मामला है वो हुकूमतें खुद देखेंगी और उस पर मैकेनिज्म बनाएंगी, यूं है मामला? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी अमजद भट्टी बता दीजिएगा, इत्तलाक जो है इस फैसले का वो नाफिजुल अमल अभी से हो गया है इस फैसले के बाद से? बिल्कुल यकीनी तौर पर जब अदालत में ये फैसला, जो अदालत का फैसला आया तो मुख्तसर फैसला है, और इस हवाले से अब इसमें दिलचस्प बात तो ये है ना कि इसमें आज जो मामला ये भी सामने अदालत के सामने आया था कि इसमें तो कोई फर्द भी अदालत में आया नहीं, यानी कि कोई एक पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जिसने ये कहा हो कि जो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं उसके हकूक मुतासिर हुए हैं। सिर्फ ये एक सोशल मीडिया पर एक कोई इस हवाले से कोई कंपेन थी, कोई मैसेज था जिसका अदालत ने नोटिस लिया था, और आज जो इस टैक्स कटौती के फैसले के खिलाफ जो वकला, जो कि मुख्तलिफ मोबाइल फोन कंपनियों के वकला और सूबाई हुकूमतों के वकला थे, इन्होंने ये अहम पॉइंट भी सामने रखा कि इसमें तो कोई आम फर्द तो अदालत के सामने आया ही नहीं और जिससे उसका कोई हक मुतासर हुआ हो। और सिर्फ ये है कि इस हवाले से, क्योंकि और अदालत ने अब वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये टैक्स मैटर्स हैं और अदालत जो है टैक्सों का इतलाक जो है ये हुकूमतों का मामला होता है, इसमें कानून साजी करनी है तो कानून साजी के लिए पार्लियामेंट मौजूद है, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, अदालत बहरहाल टैक्स मामला पे कोई मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, आपने अपडेट किया। तो अब जो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये कहा गया कि मोबाइल फोन कंपनीज अब टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगी, क्योंकि 184(3) का दायरा कार जो कि पब्लिक वेलफेयर से मुतालिक है उसमें टैक्सेस नहीं आते। लिहाजा अब मामला कुछ यूं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब से ये नाफिजुल अमल हो गया है कि कम से कम जो कार्ड मोबाइल फोन में लोड होता है 100 रुपए का, वो लोड करने पर 100 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे, और जो टैक्सेस पहले कटते रहे हैं वो कटेंगे, और जो रिकवरीज करनी है, जो पुराने टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर सकी सूबाई और विफाकी हुकूमतें, वो अब नया मैकेनिज्म बनाएंगी और वो बताएंगे कि किस तरह से अब रिकवरी की जाएगी, लेकिन अलबत्ता रिकवरी बार फिर सारिफीन से ही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। वजीर आजम ने कबायली इलाकों की तरक्की के लिए सालाना 100 अरब रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों पर हर साल इतना पैसा खर्च होगा जितना 70 साल में नहीं हुआ, और यह भी कहा कि पहले मुल्क के किसी सरबराह को कबायली इलाकों का नहीं पता था, मुझे इल्म है और मेरे बाद भी शायद किसी को इतना इल्म नहीं होगा, यह भी आज कहना था वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने कहा कि कबायलियों ने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत दी, अंदरून सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए उनको भी आगे लाएंगे। तो वजीर आजम ने यह भी कहा कि पैसा आ रहा है, बस थोड़ा सब्र करना है, तब्दीली नजर आएगी, साबित करके दिखाऊंगा कि तब्दीली तेजी से आएगी। आज खिताब कर रहे थे वजीर आजम, मौजूद थे जनूबी वजीरिस्तान में, और वहां पर उनका यह कहना था कि जिस तरह से वो मामला समझते हैं कबायली इलाका जात के, उस तरह से कोई और सरबराह मुल्क का ना उनसे पहले समझ सका है, क्योंकि कबायली इलाका जात के लोगों के साथ रवाबित नहीं रहे, और मैं वो सरबराह हूं जो आपको एक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कितना बेहतर, मुझसे बेहतर कबायली इलाका जात के मामलात को कोई नहीं समझता। वहां पर खिताब करते हुए कह रहे थे, आपको सुना देते हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है, मैं मेहनत करके आया था। इसलिए मैं सारे पाकिस्तान को आज कहना चाहता हूं, मुतमईन हो जाओ, मैं इन सब का इंशाअल्लाह कट्ठों का मुकाबला करूंगा। मैं तो वजीर आजम इमरान खान आज मौजूद थे जनूबी वजीरिस्तान में। वहां पर एक तो उन्होंने यह अहम ऐलान किया कि विफाकी हुकूमत सालाना 100 अरब रुपया देगी कबायली इलाका जात को जो पीछे रह गए, और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कुल इतना पैसा नहीं मिला होगा जितना हर साल सिर्फ कबायली इलाका जात पर खर्च किया जाएगा, डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा, यह बताया वजीर आजम इमरान खान ने। इसके अलावा उनका यह कहना था कि मैं मुल्क का वो वाहिद सरबराह हूं जो कबायली इलाका जात में घूमा फिरा हूं और यहाँ के रस्म और रिवाज को समझता हूं, और मुझे यह भी पता है कि जब ये जम हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर फाटा के इलाके केपी के साथ, तो फिर आगे आने वाली मुश्किलें क्या हैं। तो वहां पर उनका इशारा था लोया जरगा सिस्टम की तरफ, जिसका उन्होंने कहा भी कि आपका यहां पर जरगा सिस्टम है, और साथ ही साथ क्योंकि वो मुतसादिम हो सकता है कानूनी निज़ाम से जो कि अदालतों का निज़ाम है, तो इस वजह से उनका यह कहना था कि हम जो मैकेनिज्म लेकर आएंगे वो इस तरह का होगा कि आप लोगों को भी तंगी का सामना ना करना पड़े। वजीर आजम इमरान खान ने यह दावा किया कि मुझसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता कबायली इलाका जात के सिस्टम को। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि पैसा आ रहा है और मुल्क पर ही वो पैसा खर्च होगा, और तब्दीली हम लाकर दिखाएंगे। कबायलियों ने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत दी हैं, और वो तमाम इलाके उनका भी जिक्र करना ना भूले वजीर आजम इमरान खान, जो कि पसमानदा कंसिडर किए जाते हैं पाकिस्तान में। खासतौर पर अंदरून सिंध की उन्होंने बात की, जनूबी पंजाब की उन्होंने बात की, और बलूचिस्तान के इलाकों की उन्होंने बात की जो पीछे रह गए हैं, जहां पर सेहत के वो मयार नहीं है, जहां पर एजुकेशन नहीं मिल सकी शहरियों को। तो उन इलाकों पर भी खातिर खा पैसा खर्च किया जाएगा, उन्हें भी आगे लाया जाएगा, और बाकी
मुल्क के जो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंसिडर किए जाते हैं उनके बराबर ऐलान खड़ा किया जाएगा। ये ऐलान, अहम ऐलान था, वजीर आजम इमरान खान साहब आज ये कर रहे थे और ये कहा उन्होंने कि पैसा आ रहा है, बस थोड़ा सा सब्र करना होगा, तब्दीली आती नजर आएगी और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि तब्दीली तेजी से आएगी। इसके अलावा अपने सियासी मुखालिफिन को भी हदफ तनकीद बनाना वो ना वहां पर भूले। और अब ये स्लिप ऑफ टंग जो कि गुज़श्ता रोज कहा गया कि जर्मनी और जापान वाले मामले में हो गई, वो आज यहां पर भी कुछ नजर आई कि या तो जानबूझकर या फिर कसदन बिलावल भुट्टो को साहिबा भी कह गए वजीर आजम इमरान खान साहब। रसूल बख्श रईस साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब सर फरमाइएगा, इमरान खान साहब जो आज बात कर रहे थे और बड़े गुस्से में गालिबन नजर आए कि उन्होंने कहा कि एक विल के जरिए मैं पार्टी की मुझे क़यादत नहीं मिल गई, बिलावल भुट्टो साहब पर तनकीद कर रहे थे। अब ये यहाँ से तनकीद वहाँ से तनकीद, ये किस काम आएगी? और ये तो लग रहा है कि जो फिशर्स हैं दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मजीद दूरियां आ रही हैं इससे। दूरियां तो हमेशा से थी, कब नजदीकियां थी, वर्किंग रिलेशनशिप तक भी मामला नहीं ना आ रहा सर। जी देखिए, अगर आप एक ख्वाब करते हैं तो कभी भी हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें आपके साथ खड़ी नहीं होंगी। और पाकिस्तान का जो मामला है वो ये है कि करप्शन के जरिए और एक मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन, दो सियासी खानदान और जिन्होंने के दो पार्टियां या जिनके ऊपर उनका कब्जा है, कभी उन्होंने नहीं बनाई लेकिन उनके कब्जा हो चुका है, तो और वो एक गठजोड़ है जो पाकिस्तान के सियासी खानदान है, सिंध में सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। इसी तरीके से जो पंजाब के थे वो मुस्लिम लीग नून में थे, क्योंकि इक़्तिदार उनके पास था, कोई तीसरा मुतबादिल नजर नहीं आता था। अब जब एक मुतबादिल सामने आया है, अवाम ने उनके खिलाफ बगावत की है, तहरीक इंसाफ एक नीचे से उभर के पार्टी आई है, और बिल्कुल इमरान खान ने खुद कहा कि मौसूलियत से तो उनको नहीं मिली, तो जिस तरह से बिलावल को मिली है कि ये किसी दुनिया में किसी जमहूरी सियासी जमातों में होता है, वसीयत से आप पार्टियों के ऊपर आप कब्जा करते चले जाते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है। और मेरा ख्याल ये है कि जो तब्दीली है उसका अमल मुश्किल है, उसके लिए कि जो वसाइल हैं वो मुल्क के इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए कि कर्जों के बोझ तरह दबाया गया, मईशत को तबाह किया गया। कि आप ये आप लोगों को बताते क्यों नहीं है कि पिछले साल आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो 25 बिलियन डॉलर थी और जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 55 बिलियन डॉलर है, तो बाकी फर्क कहाँ से पैदा करके देंगे? तो ये उसके लिए आपने इक़दाम किए हैं इन्होंने कि आपकी जो बरामदात हैं वो कम होना शुरू हुई हैं, आपकी बरामदात ज्यादा बढ़ना शुरू हुई है। सर ये ट्रेड डेफिसिट तो है, ये मामला तो अपनी जगह पे, जितने संगीन मुआशी बहरान से पाकिस्तान गुजर रहा है, मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि क्या जरूरत नहीं है, और ये ऑपोजिशन तो ये ऑफर भी करवा चुकी कि आप हमारे साथ बैठें और कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें हमारे साथ बैठ के, लेकिन मामला जिस तरह से दोनों साइड पर जितनी सख्त जबानें इस्तेमाल हो रही हैं और टॉप लीडरशिप की तरफ से, तो जितनी दूरियां मजीद बढ़ती जा रही हैं, मैं तो ये बात कर रहा था कि आगे वर्किंग रिलेशनशिप भी नजर नहीं आ रहा है सच। मेरा नहीं ख्याल है कि ये मुमकिन है, इसलिए कि जब तक ये इत्तेफाक का अमल है वो बिल्कुल उनके सामने बैठने के तैयार नहीं है, बल्कि वो तो इकट्ठे हैं, पहले दिन से वो कह रही हैं कि हमने नहीं चलने देना, और उनके पास पैसा है वो लगा रहे हैं जहाँ लगता है ताकि हुकूमत काम ना कर। लेकिन हुकूमत ने भी कुछ चीजों में जो फालियत दिखानी थी वो नहीं दिखाई, वो अगर वो दिखाना शुरू कर देंगे तो वो जाहिर है कि उनकी जो तजीरा है वो ज्यादा होगी। लेकिन इस वक्त जो बुनियादी मसला इस हुकूमत के सामने है वो हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है, उनकी ज़बान नहीं है, वो शुरू से ऐसे ही है। उनका बुनियादी मसला यह है कि इक़्तिसादियात को हमने किस तरह से एक बेहतर तरीके से करना है। उसमें तो अब बहुत सारे इशूज आगे ये भी होंगे रसूल बख्श साहब, जिन पर लेजिस्लेशन की जरूरत होगी, वहां पर क्या मामला होंगे, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आज इमरान खान साहब मौजूद थे जनूबी वजीरिस्तान में। एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जब मुकम्मल तौर पर ये इंजमाम का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा फाटा का केपी के साथ, तो उसके बाद जो आपको मसाइल आएंगे उसमें उन्होंने खासतौर पर इशारा किया जरगा सिस्टम की तरफ। तो आप क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन क्या है? ये पैरेलल रन करेगा जरगा सिस्टम और साथ साथ पुल भी वहां पर चलेगा, कोर्ट्स का निजाम भी वहां पर चलेगा, या फिर ये ऑल टुगेदर खत्म होने का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि किया जाए इसको जरगा सिस्टम को ऑल टुगेदर खत्म? देखिए, इस वक्त वहाँ पे एक बड़ा खौफनाक वैक्यूम है
पुराना सिस्टम ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, नया सिस्टम अभी आया नहीं है। और बाजौड़ से लेके साउथ वजीरिस्तान तक सब एजेंसी, सारे 7 एजेंसियों के लोग इस नए निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। जो उनकी पब्लिसिटी नहीं होती, लेकिन रोज़ाना वो जुलूस भी निकालते हैं, जरगी भी करते हैं, रोड भी ब्लॉक करते हैं कि हम इस मर्जर के निज़ाम को मानने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं हैं। हमें तो चाहिए कि हुकूमत स्कूल दे, कॉलेज दे, हॉस्पिटल दे, बिजली दे, पानी दे, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। उल्टा हम पे वो थानेदार और वकीलों वाला निज़ाम मुसलत हो रहा है। तो यहाँ पे तो 2 महीनों के अंदर फैसले होते थे, अब हम 20-20 साल कैसे इंतज़ार करें और वकीलों की फीसें हम कहाँ से लाएं। तो ये एक आम जज्बा है जो कि हर वक्त सारी एजेंसियों में अब बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। जहाँ तक इस बात की है कि वो जिरगा सिस्टम तो ज्यूरी का सिस्टम है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। लेकिन जिरगा सिस्टम को अगर इस तरह से डिसमेंटल किया गया तो फिर वहाँ भी यही हालत होगी जो कराची में है, जो पेशावर में है, जो लाहौर में है। सोल्यूशन क्या है सर? हम तो इस वक्त यहाँ पर अपने सोल्यूशन की बात करें, क्या लीगलाइज किया जाए इसको या उसके मुताबिक कोई वहाँ पर लेजिस्लेशन लाई जाए, लेकिन बाकी पाकिस्तान में तमाम और निज़ाम है, यहाँ पर एक और इंक्विजिटोरियल टाइप का जस्टिस सिस्टम आ जाए। हर मुल्क में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे देखें, चीन को देखें, वेस्टर्न चाइना में सारा वो कम्युनिस्ट सिस्टम है, ईस्ट चाइना जो है वहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम है, अमेरिका में हर रियासत के अंदर दूसरा कानून है, ब्रिटेन में जो है वो कोई फुटबॉल और क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लिश कहलाती है, ब्रिटिश की कोई टीम नहीं होती। बवेरिया जर्मनी में एक अलग सिस्टम है, बाकी जर्मनी से उसके वजीर आला को सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा था, जस्टिस सिस्टम इन तमाम मुल्कों में तो एक ही है, बाकी निज़ाम गवर्नेंस कहाँ पर डिफरेंट हो रहा है वो एक अलग मैटर है। जस्टिस सिस्टम तो अमेरिका में मुख्तलिफ नहीं है, तमाम स्टेट्स में एक ही है, चाइना में तमाम स्टेट्स में एक ही है। ये तो मैं जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा था। यहाँ पे है हर एक सिस्टम देखे ना, अमेरिका में जस्टिस सिस्टम कैसे एक हो सकता है? एक जगह पे एक जुर्म की सजा फांसी है, दूसरी जगह दूसरी रियासत में उसकी 10 साल और 15 साल है। तो जस्टिस का सिस्टम भी मुख्तलिफ होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम भी मुख्तलिफ होता है। असल में तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, लोगों को जो है वो आसानियाँ पैदा की जाएं, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर किया जाए, सोशो इकोनॉमिक एमेंसिपेशन की तरफ लोगों को लाया जाए। मर्जर खुद ब खुद हो जाएगा, मेन स्ट्रीमिंग खुद ब खुद हो जाएगी। पहले तो आप ऐसा सिस्टम लाएं जो लोगों के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता हो। आप अपना सुपर इम्पोज सिस्टम जो है उन पे इम्पोज मत करने की कोशिश मत करें। सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आवाम वहां पर चाहते हैं और उसी के थ्रू असल जो कामयाबी है वो हो सकती है और वहां पर जो डेवलपमेंट होनी है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने आज बात भी की। उनका कहना था कि 1000 अरब रुपया हम हर साल का मुख्तस करेंगे कबायली इलाका जात के लिए। इतना पैसा है कि जितना अब तक की 70-72 साल पाकिस्तान की तारीख में कुल मिलाकर खर्च नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, रसूल बेग जाते जाते जो मैं आपसे कहा था कि एक सवाल आपसे पूछना है वो ये था कि लेजिस्लेशंस बहुत सारे मैटर्स में आगे होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब मामला यहाँ पर है कि दोनों में यानी कि ऑपोजिशन में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दूरियां पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो लेजिस्लेशन होती आप देख रहे हैं कहीं पे? क्योंकि अभी तक तो हमें कहीं बिल आते नजर नहीं आ रहे, पहले हुकूमत की तरफ से, फिर उसके बाद ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी पता चले। ख्याल ये है कि जो असल में दोस्ता के ऊपर कानून साजी है ना, एक मरकज में है और एक सूबों में है। तो सूबों में तो कोई रुकावट नहीं है, हर एक की अक्सरियत है और अक्सर जो मसाइल हैं वो सूबों की सतह पे हैं कि वहाँ पे तो कानून साजी हो रही है और होनी चाहिए। मरकज में कोई बता दे ये कि कहाँ पे कानून साजी की जरूरत है कि नहीं हो रही। असल मसला ये नहीं है कि कानून साजी नहीं हो रही, असल मसला ये है कि जो मौजूदा कवानीन है उन्हीं के अंदर रहते हुए हम गवर्नेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक कि एहतसाब का अमल है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, और जब तक कि ये दो सियासी जमातें और उनके कारिंदे जो माजी में लूटते रहे हैं मुल्क के वसाइल को, उनके खिलाफ एहतसाब होगा, वो किसी भी सूरत में किसी भी असम्बली को चलने नहीं देगा। बहुत शुक्रिया, आप तज्जिया दे रहे थे अपना। हमारे साथ मौजूद थे रसूल बख्श रईस साहब और इमरान खान साहब आज वज़ीरिस्तान में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया ऑपोजिशन को। तो अब आगे मामलात किस तरह से चलेंगे इसी हवाले से वो बात कर रहे थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के ईरान में दिए गए मुतनाज़े बयान पर वजीर आजम ऑफिस ने एक्सप्लेनेशन जारी कर दी है। कहा गया उसमें कि वजीर आजम इमरान खान के ईरान में दिए गए बयान को सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। वजीर आजम ने अपने बयान में गैर रियासती अनासर की बात की। गैर रियासती अनासर ने बैरूनी पुष्टपनाही पर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की और वजीर आजम के बयान को सयाक़ो सबाक से हटकर देखना किसी तौर भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। बयान में क्या एक्सप्लेनेशन है, मजीद आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आजम इमरान खान के दौरा ईरान में पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के बयान पर अपोजिशन ने कप्तान को खूब आड़े हाथों लिया। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद के बाद वजीर आजम ऑफिस भी मैदान में आ गया। ईरान में दिए गए बयान के बारे में वजीर आजम ऑफिस ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि इमरान खान के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वजीर आजम ने अपने बयान में गैर रियासती अनासर की बात की। गैर रियासती अनासर ने बैरूनी पुष्टपनाही पर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने बलोचिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़ये का जिक्र किया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का मामला भी इसी तनाजर में है और इसी तनाजर में ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। वजीर आजम इमरान खान पूरे खित्ते के अमन के लिए कोशां हैं। तर्जमान वजीर आजम ऑफिस ने कहा कि वजीर आजम के बयान को सियाको सबाक से हटकर देखना गलत तशरीह होगी। इस तरह से करना किसी तौर भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन जारी की गई वजीर आजम ऑफिस की तरफ से। वजीर आजम के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट में भी कौमी असम्बली के इजलास में हिना रब्बानी खर साहिबा ने तनकीद की थी और उनका यह कहना था कि अब ये किसी तौर भी मजाक नहीं रहा। पाकिस्तान के जो वजीर आजम इमरान खान साहब, उन्होंने जो एक वहाँ पर बयान दिया है ईरान में, उससे पाकिस्तान की तज़हीक हुई है और दुनिया पाकिस्तान में उस बयान को, पाकिस्तान का जो बयान है वो दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आज वजीर आजम ऑफिस ने उसकी एक्सप्लेनेशन जारी की और ये कहा गया कि सयाक़ो सबाक से अगर हटकर उसको देखना है आपने और उस पर आपने तनकीद करनी है तो ये किसी भी सूरत आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वजीर आजम ने कंप्लीट जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट ये थी कि जो गैर रियासती अनासर हैं वो दहशतगर्दी करते हैं और बैरूनी ममालिक की मदद से पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करते हैं और उस दहशतगर्दी को पाकिस्तान रोकना चाहता है। तो किसी भी तौर इस स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट से जो इससे पहले मुल्क के सरबराह एक दफ़ा दे चुके उससे मिलाना ज्यादती होगी। इस हवाले से अब ये वजाहत सामने आई। अब इस पर देखना ये होगा कि ऑपोजिशन जानबूझकर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है या फिर क्या ऑपोजिशन को पता था कि सियाक़ो सबाक के स्टेटमेंट का क्या है और उसके बाद अब ये सारी स्टेटमेंट दी गई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में भी कल के रोज जो हमने देखा वहां पर जो बातचीत की गई, उन बयानात को भी उठाया गया इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से और वो भी एक डिससर्विस रही पाकिस्तान की तरफ। अगर वजीर आजम इमरान खान के दौरे ईरान पर संजीदगी से कल के रोज पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में गुफ्तगू कर ली जाती तो ये मामला यहां तक शायद ना आ पाता और एक्सप्लेनेशन जो आज वजीर आजम ऑफिस की तरफ से आई है ये कल भी शायद पहले आ सकती थी। वज़रा वहां पर ये एक्सप्लेनेशन दे सकते थे इस बयान से मुतालिक। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन सामने आई और वाकई अगर वजीर आजम के उस बयान को देखा जाए तो उसमें वजीर आजम इमरान खान का ये कहना था कि बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं, गैर रियासती अनासर ऐसे हैं जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान का अमन खराब करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो बलूचिस्तान पर है और वहां पर ऐसे अनासर जो मौजूद हैं वो गैर मुल्की यानी कि दुश्मन, पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी मदद से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और यहां से कई दफ़ा ईरान में भी हमले करते हैं। उनका इशारा इंडिया की तरफ था, दीगर ऐसे ममालिक की तरफ था जो पाकिस्तान को अमन व इस्तेहकाम की राह पर चलता नहीं देखना चाहते। तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की वहाँ पर और इस हवाले से एक्सप्लेनेशन आज सामने आई पीएम ऑफिस की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब का जो इशारा था जब उन्होंने ये बात की कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है और हमारे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से होता है उसमें जो गैर रियासती अनासर हैं, नॉन स्टेट एलिमेंट्स जो हैं जिन्हें दुश्मन ममालिक की पुष्टपनाही हासिल होती है, वो यहाँ से जो टेररिज्म करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर इन ईरान, उसे रोका जाएगा और उसे रोककर और ईरान की तरफ से जो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसे भी रोका जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये भी बात की थी, दोनों बातें की थी और उनके साथ सदर हसन रूहानी उस वक्त मौजूद थे और ये भी कहा गया कि सदर हसन रूहानी ने उस पर जब किसी किस्म की उस बात को निगेट नहीं किया, मतलब ये है कि वो मुत्तफिक थे इस बात से। इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं अपना सिक्योरिटी चीफ साथ लेकर आया हूं और ये तमाम मामलात अब हमें हल करना होंगे और अमन की तरफ चलना होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर बदअमनी है वहीं पर बलूचिस्तान में भी बदअमनी है और एक वाक़या इमरान खान साहब के जो दौरा ईरान था उससे बिल्कुल पहले पेश भी आ चुका था, उसके तनाजुर में ये स्टेटमेंट दी गई थी और अब इसकी वजाहत
वजीर आजम हाउस से जारी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ बात करें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की। वो कहते हैं कि मुझे ओहदों से कभी प्यार नहीं रहा, मेरे बैरून मुल्क जाने पर गवर्नरी जाने की बातें की गई, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। वजीर आला, स्पीकर या वजीर आजम से मेरे इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं और पंजाब को 100% वजीर आला चला रहे हैं, ये कहा गया गवर्नर पंजाब की तरफ से। और पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 1 साल ज़ाया हो गया, आवाम को साफ पानी हम नहीं दे सके। पंजाब आब अथॉरिटी के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं जो जल्द नाफिजुल अमल हो जाएगा और उसके बाद आवाम को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे थे मजीद आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गवर्नर पंजाब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, ओहदों से कभी प्यार नहीं रहा, बैरून मुल्क गया तो गवर्नरी जाने की बातें की गई। जब मैं बरतानिया के दौरे पे गया था तो उस वक्त भी यही खबर आई थी कि मेरी गवर्नरी चली गई। तो अब मैं वहाँ पर अमेरिका में गया हूँ तो वही न्यूज़ मिली कि जी गवर्नरी जा रही है। एक तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ओहदों से कभी प्यार नहीं रहा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कुछ फैसले उनकी मर्जी से होते तो पंजाब में पीटीआई की 2/3 अक्सरियत होती। चौधरी सरवर ने कहा कि पंजाब को 100% वजीर आला चला रहे हैं। वजीर आला, स्पीकर या वजीर आजम से उनके इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। उस्मान बुज़दार के इख्तियारात शहबाज शरीफ से कम नहीं। पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही। पंजाब को 100% चीफ मिनिस्टर चला रहा है। और मैं आपको एक और बात कहूँ, मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, मैंने बुज़दार साहब से भी काम किया। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पावर बुज़दार साहब की शहबाज शरीफ से कम है तो मेरा ख्याल है आप लोग गलतफहमी में। गवर्नर पंजाब ने साफ पानी की फराहमी को सबसे बड़ा मसला करार देते हुए कहा कि 1 साल ज़ाया हो गया, लोगों को साफ पानी नहीं दे सके। पंजाब आब अथॉरिटी के बिल पर दस्तखत कर दिए, आइंदा 4 साल में करोड़ों लोगों को साफ पानी फराहम करेंगे। खुदा के लिए ये बहुत बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, गरीब मर रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं 1 साल ज़ाया हो गया, अब मेरे पास सिर्फ 4 साल बाकी हैं। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से पंजाब आब पाक अथॉरिटी जो है पंजाब में लोगों को पीने का साफ़ पानी इंशाल्लाह मुहैया करें। चौधरी सरवर ने ऐलान किया कि बतौर गवर्नर वो सरवर फाउंडेशन की फंड रेजिंग तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे, अवाम की शिकायत कबूल करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कुछ वजाहतें दी इसमें और उन खबरों की तरदीद की जो उनके हवाले से गर्दिश में थी। इसके अलावा जो उन्होंने स्पीकर से कहा कि मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है, तो उसके हवाले से तो एक वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। मामलात इतने सीधे नजर आ नहीं रहे जितने चौधरी मोहम्मद सरवर साहब दिखाना चाह रहे थे। ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पर, वापस आएंगे कुछ और इशूज़ के साथ, उन पर बात होगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात कर लेते हैं सिंध असम्बली के होने वाले इजलासों की, जिनमें वैसे तो गैर संजीदगी का हमेशा ही दौर दौरा रहा है, लेकिन अब तमाम हदें पार होने लगी हैं। कल के रोज़ की बात है, असम्बली में इजलास जारी था, हुकूमती अरकान और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद कर रहे थे और इसी दौरान रुकने असम्बली राजा अजहर की जानिब से बिलावल भुट्टो के खिलाफ कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे गए। तो जवाब में पीपल्स पार्टी की खातून रुकन है कुलसूम चांडियो साहिबा, उन्होंने एक हेडफोन जो उनके पास पड़ा था वो पहले उठाया, उसकी तार तोड़ी और वो उठाकर राजा अजहर को दे मारा। आज का वाकया सुन लीजिए। आज ये हुआ कि राजा अजहर हेलमेट पहनकर सिंध असम्बली में पहुंचे और वहां पर उज़र ये पेश किया कि ये कोई चीज़ ना फेंक मारे मेरे पर। अरकान असम्बली की संजीदगी आप अब इससे मुलाहिजा ही कर लें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अवाम के यहाँ पर चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, रोटी महंगी हो रही है, मौत सस्ती हो चुकी है। सिंध के हालात आपके सामने है, वहाँ पर पुलिस के क्या मामलात हैं, वहाँ पर अस्पतालों के क्या मामलात हैं, वो आए रोज़ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुंतखब अरकान अपनी मस्ती में मस्त हैं। इस सारे मामले पर अब क्या ही कहा जाए कि अवाम के पैसे पर इतने महंगे जो ये इजलास कराए जाते हैं, जिस वजह से इनको अवाम पहले इलेक्ट करके असेंबलीज में भेजते हैं। मकसद ये होता है कि वहाँ पर जाकर उनके हक में और उनके फ़ायदे के लिए कुछ कानून साजियाँ करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन वहाँ पर अब जो हम मामला देख रहे हैं, और सिर्फ ये महदूद नहीं है सिंध असम्बली तक, यहाँ पर तो चूंकि सिंध असम्बली का मामला है और वो हम आपको साथ दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पर आज होता क्या रहा है, ये बाकी असम्बलीज में भी यूं का ही हाल है। गुज़श्ता रोज़ हम कौमी असम्बली के इजलास की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिली। आज सिंध असम्बली का मामला कुछ यूं रहा कि कल से व्यवस्था, आज का मामला रहा कि कल मामला यूं हुआ कि राजा अजहर साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स दे दिए जिन पर गुस्सा चढ़ गया कुलसूम चांडियो साहिबा को। उन्होंने हेडफोन उठाया और उठाकर उन्हें दे मारा और उसके बाद तमाम जो कार्रवाई थी
जितनी भी सिंध असेंबली का इजलास की कार्रवाई थी वो तमाम इसी इख्तलाफ की नज़र हो गई और उसके बाद कुछ पता ना चल सका कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर उस दिन था क्या और मामला कहां जाने थे। कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू उस पर नहीं हो सकी थी। आज भी सूरत हाल कुछ यूं ही नजर आई। आज राजा अजहर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो हेलमेट लेकर वहां पर आन पहुंचे और हेलमेट पहनकर, बल्कि पहले लेकर आए, फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा पहना और दोबारा उस बहस का दोबारा एक दफ़ा आगाज हो गया जो गुज़श्ता रोज़ होती रही। वहां पर हमारे साथ इस वक्त हम बात करेंगे वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं इसी हवाले से। वहां पर आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। हम तुम्हारी सतह तक गिर नहीं सकते हैं। तुम झूठ बोलते हो, तुम तोहमतें लगाते हो, लेकिन सच बोलने से तो कोई हमें नहीं रोक सकता। और अगर मैं वो बातें दोहराऊं जो इनकी एहलिया रेहाम खान ने दोहराई हैं, कही हैं, लिखी हैं किताब में, तो मैं समझता हूं वो इनमें से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इनके जो अफेयर्स खवातीन के साथ या कुछ और इनकी काबीना के अराकीन जो बदकिस्मती से अपने आप को मर्द कहते हैं, उनके मुतालिक कहा है, अगर मैं वो दोहराऊं तो मुझे उम्मीद है इन्हें बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इमरान खान पर वो तनकीद कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पर। आज सिंध असेंबली में जो मामला हुआ उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे थे कि गुज़श्ता रोज़ तो वहाँ पर तू तकरार चलती रही और एक दूसरे पर बाकायदा चीज़ें फेंकने तक नौबत आ गई। तो आज उसी को आगे बढ़ाया राजा अजहर साहब जो PTI के MPA हैं सिंध असेंबली में, उन्होंने वो एक हेलमेट लेकर वहाँ पर पहुँच गए और हेलमेट बाकायदा उन्होंने पहन लिया और दोबारा उसी बहस का इस्तेमाल उसी बहस पर दोबारा मामला चला गया जहाँ से शुरू हुआ था। तो सिंध असेंबली में एक बार फिर शोर शराबा आज भी हुआ। सईद आफरीदी की तकरीर पर ऐवान में गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने कहा कि अगर बिलावल कहते हैं कि वज़ीर आज़म को सिंध में आने नहीं देंगे तो हम भी वज़ीर आला को असेंबली में नहीं आने देंगे। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन की नारेबाजी हुई, गो जरदारी गो और गो इमरान गो के वहां पर नारे लगते रहे। स्पीकर ने इजलास अब कल से पहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज भी ये गैर संजीदगी देखने को मिली हमें सिंध असेंबली के इजलास में, जहां एक तरफ राजा अजहर साहब हेलमेट लेकर पहुंच गए तो दूसरी जानिब सईद आफरीदी ने वहां पर तकरीर की जिस पर हंगामा शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि अगर बिलावल ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हम सिंध में नहीं आने देंगे तो हम भी फिर वज़ीर आला को असेंबली में नहीं आने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वो बात कर रहे थे, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ वहां पर नारेबाजी करने लग गए और उस असल मकसद को भूल गए जिसके लिए उन्हें असेंबलियों में इलेक्ट करके अवाम ने भेजा है और वो मकसद है अवाम के लिए लेजिस्लेशन करना। मुनीर साकी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। आज क्या अहवाल रहा उनसे जान लेते हैं। मुनीर साकी, आज का इजलास भी इन्हीं बहसों और तू तकरारों की नजर हो गया? जी देखिए, सिंध असेंबली का इजलास गुज़श्ता 3 रोज से प्री पोस्ट बजट पर बहस जारी थी। आज के इजलास में तहरीक इंसाफ के रुकन सईद आफरीदी अपनी तकरीर कर रहा था। तकरीर करते हुए उसने बिलावल भुट्टो को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसपे पीपल्स पार्टी के अराकीन सीखपा हो गए और सीटों से खड़े होकर आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस मौके पर सूबाई साबिक पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज जखरानी और तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख वो एक दूसरे को लड़ने को आ गए और जो है अरकान असेंबली ने उनको बचा करने की कोशिश की। स्पीकर ने यह सूरत हाल देखकर आज भी ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी का आलम रहा सिंध असेंबली में। बहुत शुक्रिया मुनीर साकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज रूम में, वापस आते हैं कुछ और इश्यूज के साथ। आप पब्लिक न्यूज देख रहे हैं।